आज का हमारा टॉपिक है एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर बल युग्म। कपल ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। हम लोगों ने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ा था कि जिसके हर एक पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड का इंटेंसिटी होता है और डायरेक्शन होता है वो सेम होता है, वो हमारा कहलाता है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। एक समान विद्युत क्षेत्र जिसके प्रत्येक बिंदु पर हमारा तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और उसकी जो दिशा होती है वो समान होती है, वो हमारा कहलाता है एक समान विद्युत क्षेत्र। हम लोग यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को एक समान विद्युत क्षेत्र में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख रहे हैं, तो उसके ऊपर एक फोर्स काम करने लगता है जो उसको फील्ड के पैरेलल करने का प्रयास करता है, क्षेत्र के समांतर करने का प्रयास करता है। तो हम उस फोर्स के बारे में बात करेंगे जिसको हम लोगों ने नाम दिया है बल युग्म बोल रहे हैं, जिसे कपल फोर्स के नाम से नाम दिया है। तो हम देखते हैं, सबसे पहले फिर हमें बात करना होगी इसके डेरिवेशन को देखने से पहले कि हमारा एक AB एक डाइपोल है जो कि हमारा -Q + Q चार्जेस से मिलकर बना हुआ है ना। हम कंसिडर करेंगे कि एक हमारा -Q + Q चार्जेस से मिलकर बना हुआ एक हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल है जो कि जिसका लेंथ हमारा कितना है 2L है, और वो कहाँ रखा हुआ है, हमारा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है। तो सबसे पहले हम इस तरह से यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को हम पैरेलल लाइंस के द्वारा बनाते हैं। तो इस तरह से हमने एक समान विद्युत क्षेत्र को बना लिया, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, और हमने ये मान लिया कि इसका इंटेंसिटी कितना है, हमारा E है, और जो इलेक्ट्रिक डाइपोल रखा हुआ है इस फील्ड के साथ थीटा एंगल बनाकर रखा हुआ है। तो हमने इस तरह से ले लिया -Q और ये है हमारा +Q चार्ज जो कि यहाँ से कितना एंगल, थीटा एंगल बना के रखा हुआ है। तो इस एंगल को लिया हमने थीटा, इसको नाम दे दिया हमने, मान लीजिए AB A, तो इस पॉइंट को नाम दे दिया हमने B। तो इस तरह से हमारा कंसिडर किया हमने एक डाइपोल है जो कि हमारा +Q और -Q चार्जेस से मिलकर बना हुआ है, और इनके बीच का डिस्टेंस कितना है 2L या 2A है। हम लोग देखेंगे जो इलेक्ट्रिक डाइपोल जब इसको यूनिफॉर्म फील्ड में रखेंगे तब इस पर होगा क्या। इसके यदि हम इस +Q के ऊपर बात करें तो एक फोर्स इसके ऊपर काम करेगा जो कि इसको इस डायरेक्शन में एक फोर्स काम करेगा जिसका वैल्यू होना चाहिए F = QE। ये बात हम लोगों ने पढ़ा है कि जो फोर्स होता है हमारा वो किसके इक्वल होता है, QE के इक्वल होता है। और हम लोगों ने जहाँ तक आपको इसका फार्मूला इंटेंसिटी का याद होगा, इंटेंसिटी का जो फार्मूला हुआ करता था हमारा E = F/Q0। Q0 को यदि क्रॉस कर देंगे तो हमारा आ जाएगा F = Q0E। तो इस इंटेंसिटी के फार्मूले के आधार पर ही हम फोर्स की बात कर रहे हैं कि इस +Q चार्ज के ऊपर कितना फोर्स लगेगा। यदि वो E इंटेंसिटी में रखा हुआ है तो हमारा जो फोर्स लगेगा वो कितना होगा, F = QE। चूँकि ये प्लस चार्ज है तो इसमें इंटेंसिटी की डायरेक्शन इस तरफ ही होना है, क्योंकि ये रिपेल होकर इस डायरेक्शन में ही आगे बढ़ेगा, तो फोर्स हमारा जस्ट फील्ड के पैरेलल लगने वाला है। यदि आप -Q चार्ज की बात करेंगे तो -Q चार्ज के ऊपर भी, इस -Q चार्ज के ऊपर भी फोर्स इतना ही लगेगा, F = QE के रूप में। ठीक, ये हमने Q माना है, Q है तो यहाँ Q ले लेंगे। सेम इसी प्रकार यहाँ पर भी Q हो जाएगा, तो यहाँ का लगने वाला फोर्स हुआ था F = QE। सेम इसी प्रकार हमारा यहाँ का भी फोर्स होगा F = QE। लेकिन हमें मालूम है ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव है, दोनों डायरेक्शंस जो होंगी वो अपोजिट होंगी, तो इस तरह से हमें जो इसकी डायरेक्शन मिलेगी वो दूसरी ओर मिलेगी।
अब हमें देखना है कि एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है जिसमें एक इस तरफ फोर्स काम कर रहा है और एक इस तरफ फोर्स काम कर रहा है। तो इस स्थिति में क्या होगा, जो इधर की ओर काम करने वाला फोर्स है इसको इस तरफ घुमाने का प्रयास करेगा और जो इस तरफ काम करने वाला फोर्स है वो इधर की ओर मूव कराने का प्रयास करेगा। तो फाइनली डाइपोल क्या होगा, मूव कर जाएगा। और इस पर जो फोर्स काम कर रहे हैं, दो फोर्सेस लगातार एक साथ काम कर रहे हैं। और आप लोग देख रहे हो कि चूँकि प्लस क्यू और माइनस क्यू मैग्नीट्यूड भी सेम होता है, तो फोर्स जो लगेगा वो भी एक जैसा ही काम करेगा, इंटेंसिटी भी सेम है यहाँ पर। तो इसलिए जो क्यू ई है वो दोनों जगह कैसा है, हमारा सेम होगा, लगने वाला फोर्स सेम होगा, बस उसकी डायरेक्शंस जो होंगी, दिशाएं जो होंगी वो अलग अलग होंगी। तो एक फोर्स उस डाइपोल को इस तरह मूव करने का प्रयास करेगा और एक डाइपोल इसको इस तरह से घुमाने का प्रयास करेगा। और फाइनली इस डाइपोल के साथ होगा क्या, ये डाइपोल मूव कर कर इस फील्ड के पैरेलल आ जाएगा। उस कंडीशन में जब ये फील्ड के पैरेलल आ जाएगा तब उस पर कोई भी फोर्स काम नहीं करेगा। तो ये फील्ड क्या करती है, एक जो उस इलेक्ट्रिक डाइपोल को, एक वैद्युत द्विध्रुव को जो कि थीटा मूव किया हुआ रखा हुआ था, उसको फील्ड के पैरेलल करने का प्रयास करती है। तो जो ये रिस्टोरिंग जो फोर्स होता है, जो इसको फील्ड के पैरेलल करने का प्रयास करता है, जो ये कपल फोर्स होता है, प्रत्यानयन जो बलयुग्म आघूर्ण होता है, इसको हम लोग टाउ से दर्शाते हैं, इसको हम लोग टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये टाउ क्या हुआ हमारा, प्रत्यानयन बलयुग्म आघूर्ण, रिस्टोरिंग कपल फोर्स। तो इसको नाम देते हैं हम लोग क्या, प्रत्यानयन बलयुग्म आघूर्ण। जो फोर्स इसको फील्ड के पैरेलल करने का प्रयास करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिस्टोरिंग कपल फोर्स, ठीक है ना। इसको टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं। और जो ये टाउ का जो वैल्यू होता है, इस टाउ का जो वैल्यू होता है वो होता है जो फोर्स लग रहा है, कोई भी किसी भी एक जगह का फोर्स ले लिया जाए तो फोर्स कितना लग रहा है, क्यू ई, ठीक। तो टाउ किसके बराबर होता है, एक तो जो कोई भी एक फोर्स जो काम कर रहा है, फोर्स तो दो जगह काम कर रहे थे, फोर्स हम एक लेंगे, एक जगह का मैग्नीट्यूड लेंगे और उसकी उन फोर्सेस के बीच का परपेंडिकुलर रूप में डिस्टेंस। तो परपेंडिकुलर रूप में फोर्सेस के बीच का डिस्टेंस लेना है। तो एक फोर्स आपको यहाँ लग रहा है, एक फोर्स यहाँ, तो इनके परपेंडिकुलर रूप में डिस्टेंस हमारा ये पॉइंट हो सकता है, इसको हमने नाम दे दिया AC, ठीक। तो इस तरह से यहाँ आ जाएगा क्या हमारा AC। तो हमारा टाउ किसके बराबर होता है, टाउ हमारा इक्वल होता है किसके, एक बल इंटू बलों के बीच की लंबवत दूरी। तो इसको हम लिख देते हैं यहाँ पर, जो हमारा ये टाउ है इसके बराबर होता है एक बल के परिमाण इंटू बलों के बीच की लंबवत दूरी। यहां लिख देते हैं उसको हम लंबवत दूरी। तो इस तरह से आपने टाउ को देखा, टाउ क्या होता है, टाउ का वैल्यू निकालना है तो एक फोर्स का मैग्नीट्यूड चाहिए होगा और उन फोर्सेस के बीच का परपेंडिकुलर रूप में जो डिस्टेंस होता है उसके इक्वल होगा, यानी टाउ इज इक्वल टू जाएगा क्यू ई इंटू AC। अब आप लोग देखिएगा, हम लोगों को ये लेंथ मालूम है, ये होता है 2A या 2L, ठीक। हम लोगों को ये एंगल मालूम है थीटा, इस AC को निकाला जा सकता है। तो यदि हम फार्मूला यूज़ करें, इसके ठीक सामने वाला ये परपेंडिकुलर होगा और ये हाइपोटेनियस होगा, तो फार्मूला कौन सा यूज़ करें, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का जिसमें आता हो। तो साइन का फार्मूला है हमारा साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनियस, यानी आ जाएगा हमारा 2A और इसको यहाँ लिख देते हैं हम। तो AC इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा 2A
साइन थीटा, 2a को क्रॉस कर दिया तो आ गया हमारा AC इज इक्वल टू 2a साइन थीटा। ये जो AC का जो वैल्यू आपने निकाला है ये हम इसकी जगह रख देते हैं, तो क्या आएगा हमारा टाउ इज इक्वल टू क्यू ई, ठीक, और AC की जगह हमने लिख दिया इंटू 2a साइन थीटा। आप लोग देखेंगे यहाँ पर ये Q और ये 2a, इसकी जगह ये हम लोग डाइपोल मोमेंट का फार्मूला हमें ध्यान होगा, तो P इज इक्वल टू होता था क्या, Q इंटू 2a। तो हम लोगों को याद है कि P इज इक्वल टू होता है Q इंटू 2a, ऐसा हमें पता है, ठीक। तो इस कंडीशन में इसकी जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, टाउ की जगह P लिख सकते हैं, Q इंटू 2a की जगह क्या लिख दिया हमने, डाइपोल मोमेंट P लिख दिया, और आगे हमारा PE साइन थीटा। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि जो टाउ होता है उसका वैल्यू किसके बराबर होता है, PE साइन थीटा के बराबर होता है। टॉर्क टाउ जो होता है ये हमारा एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, सदिश राशि होता है, और डाइपोल मोमेंट इंटेंसिटी भी हमारे वेक्टर क्वांटिटी होते हैं। इसको हम लोगों ने जैसे 11th क्लास में पढ़ा था हमने, इसको इस प्रकार से लिखा जा सकता है P क्रॉस E के रूप में। दो वेक्टर क्वांटिटी का हम आपस में इंटू करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो प्राप्त होने वाली क्वांटिटी यदि कैसा हो, वेक्टर हो, सदिश राशि हो, तो वो हमारा क्या कहलाता है, क्रॉस प्रोडक्ट कहलाता था। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। और आप लोगों को ये भी ध्यान होगा कि इस कंडीशन में हम डायरेक्शन कैसे निकालते थे, उसकी डायरेक्शंस निकालने के लिए हम लोग दिशा निकालने के लिए हम राइट हैंडेड स्क्रू रूल का यूज़ कर सकते हैं, उसके माध्यम से हम इस टाउ का दिशा बता सकते हैं। अब कुछ एक बातें हम लोगों को क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछी जा सकती हैं, तो इस फार्मूले के आधार पर एक तो हमें ये फार्मूला याद रखना होता है, दूसरा यदि यहाँ पर थीटा हमारा 0 है, थीटा यदि 90 डिग्री है, तो ये कंडीशंस क्या होंगी, तो हम लोगों को ये समझना होगा। यदि थीटा 0 है, थीटा 0 है मतलब थीटा इंटेंसिटी के साथ कोई एंगल नहीं बना रहा, तब तो इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगेगा। आप खुद इसमें वैल्यूज रखकर देख सकते हैं। तो P यदि हमने रख दिया, थीटा की जगह क्या रख दिया, 0 डिग्री, तो साइन 0 का वैल्यू क्या होगा, 0, तो टॉर्क कितना लगेगा, 0। तो ये बात हम लोगों को पता होना चाहिए कि जब हमारा डाइपोल फील्ड में 0 एंगल पर रखा हुआ है, कोई एंगल नहीं बना रहा इंटेंसिटी के साथ में, उस कंडीशन में उसके ऊपर कोई भी फोर्स काम नहीं करेगा, टाउ का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। सेम इसी प्रकार हम 90 डिग्री के लिए बात कर सकते हैं। यदि आप 90 डिग्री रखते हैं यहाँ पर, तो साइन 90 तो 1 होगा, यानी टाउ का वैल्यू क्या होगा, मैक्सिमम PE प्राप्त होगा हम लोगों को, ठीक। तो इस तरह से इन बातों को, विशेष कुछ कंडीशंस होती हैं, उनको हम लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है अब, एक समान विद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। वर्क डन इन रोटेटिंग एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। हम लोग फिर वही कर रहे हैं, इस बार यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एक डाइपोल को रखते हैं और उसे देखते हैं कि थीटा एंगल या किसी एक एंगल से हम घुमाते हैं तो हमें कार्य करना पड़ता है, वर्क करना पड़ता है, और उस वर्क को हम लोग निकालेंगे। तो देखेंगे हम सबसे पहले हम लोग इसमें सबसे पहले एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लेते हैं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसकी ऐसा फील्ड जिसके हर एक पॉइंट पर इंटेंसिटी और उस इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड, उसकी डायरेक्शन हमेशा कैसी है, सेम है। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, एक समान विद्युत क्षेत्र कहलाएगा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाएगी। हमारा एक इलेक्ट्रिक डाइपोल -q और +q चार्जेस से मिलकर बना हुआ है, जो कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एक समान विद्युत क्षेत्र में थीटा एंगल बनाकर रखा हुआ है। तो इस तरह की बात को हम लोग लिखते हैं, और यहाँ हमने फिगर के रूप में बना लिया कि मान लीजिए ये AB, जो कि हमारा +q और -q चार्जेस से मिलकर बना हुआ इलेक्ट्रिक डाइपोल है।
इसका सेंटर पॉइंट O है और ये कैसा रखा हुआ है, थीटा एंगल बनाते हुए रखा हुआ है, थीटा एंगल बनाकर रखा हुआ है। हमें एक बात इसमें समझना चाहिए, अगर ये डाइपोल हमारा जो थीटा एंगल पर रखा हुआ है फील्ड में, इस तरह से रखा हुआ है, यदि ये डाइपोल हमारा फील्ड के पैरेलल होता तो इस कंडीशन में हम लोगों को मालूम है इस पर कोई फोर्स काम नहीं करता है। इस स्थिति में जब थीटा हमारा 0 होता है, डाइपोल का जो एंगल हमारा क्या होता है 0 डिग्री का होता है इंटेंसिटी के साथ में, उस कंडीशन में डाइपोल के ऊपर कोई फोर्स काम नहीं करता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं कि डाइपोल हमारा किस स्थिति में है, साम्य अवस्था में है, साम्य अवस्था में है, इक्विलिब्रियम पोजीशन में है। ठीक, जब हमारा इंटेंसिटी के ठीक पैरेलल रखा हुआ होता है डाइपोल, उस स्थिति में हमारा क्या कहलाता है, साम्य अवस्था, इक्विलिब्रियम पोजीशन कहलाती है। यदि उस कंडीशन में कोई फोर्स काम नहीं करता, यदि इस साम्य अवस्था से हम उसको किसी एंगल पे लेकर जाते हैं, थीटा डी थीटा जिस भी एंगल पे हम मूव कराते हैं, तो हमें क्या करना होगा, उस एक फोर्स उसका अपोज करने लगेगा। क्योंकि हम लोगों ने देखा था इससे पहले कि डाइपोल को जब हम थीटा एंगल मूव कराते थे तो उस पर क्या होता था, रीस्टोरिंग कपल फोर्स काम करता था, जो फील्ड के पैरेलल करने का काम करता था। अब हम लोग क्या करना चाहते हैं, साम्यावस्था से, इक्विलिब्रियम पोजीशन से डाइपोल को घुमाना चाहते हैं, तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। हम उस वर्क को कैलकुलेट करना चाहते हैं कि वो वर्क हमें कितना करना होगा डाइपोल को मूव कराने में, है ना। तो हमने माना कि ये जो हमारा ए बी डाइपोल है, जो कि थीटा एंगल बना कर रखा हुआ है, इसको हम डी थीटा एंगल हम घुमाने में किया गया कार्य हम निकालेंगे, वर्क डन निकालेंगे। ठीक, तो हम करते हैं यहाँ पर ए बी द्विध्रुव को डी थीटा कोण से घुमाने पर, डी थीटा कोण से घुमाने पर किया गया कार्य। हम डी थीटा एंगल मूव कराते हैं यदि, तो हमें डाइपोल के ऊपर कितना वर्क करना पड़ेगा, तो उस वर्क को यदि निकालना है तो किया गया कार्य को हमने रिप्रेजेंट किया डी डब्ल्यू से। ठीक, तो आ जाएगा वो हमारा क्या, टाउ डी थीटा। क्योंकि वर्क का फार्मूला आप लोगों को मालूम है, वर्क का फार्मूला क्या होता है हमारा, W इज इक्वल टू होता है FD। W इज इक्वल टू क्या होता है, FD। F की जगह हम टाउ का वैल्यू लिख सकते हैं, क्योंकि जितना फोर्स वो लगाता है अपना फील्ड के पैरेलल होने के लिए, ठीक उतना ही फोर्स तो हमें लगाना पड़ेगा उसको डी थीटा एंगल घुमाने के लिए। तो F की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, टाउ लिख सकते हैं, कि जो हमारे द्वारा लगाया गया जो फोर्स होगा वो जस्ट टाउ के या उससे थोड़ा सा अधिक फोर्स हो, तो वो हम उस डाइपोल को मूव करा सकते हैं। तो इस तरह से हमें डी थीटा कोण घुमाने के लिए, डी थीटा एंगल घुमाने में वर्क डन निकालना था। तो डी डब्ल्यू इजिकल टू क्या होता है, एफ डी होता है। एफ की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, टाउ लिख सकते हैं। फोर्स हमारा किसके इक्वल होना चाहिए, टाउ के इक्वल होना चाहिए। और कितना एंगल डिस्प्लेसमेंट होता है हमारा, डी। डी का मतलब क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आएगा, तो उसकी जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, डी थीटा, क्योंकि वो जो डाइपोल है वो कितना मूव कर रहा है, डी थीटा एंगल मूव कर रहा है। ठीक, तो इस तरह से हमने हमारा डी डब्ल्यू इजिकल टू क्या निकल कर आया, टाउ डी थीटा। ठीक, अब हम यदि ये बात करें कि जिस तरह से अभी हमने इसके लिए बात किया, एक छोटे से एंगल के लिए बात किया कि डी थीटा एंगल मूव कराने के लिए, उसको रोटेट कराने के लिए हमें कितना फोर्स, हमें कितना वर्क करना होगा, तो डी डब्ल्यू इजिकल टू टाउ डी थीटा निकल कर आया। सेम इसी प्रकार यदि हम बात करें कि हम थीटा 1 से थीटा 2 एंगल तक यदि घुमाते हैं, तक घुमाने में
किया कार्य। यहां क्या हम कर रहे हैं, हम ये बात कर रहे हैं यदि कि अभी तो हमने छोटा सा वर्क निकाला, डी थीटा एंगल मूव कराने में कितना वर्क कराना होगा, तो ये निकल कर आया। सेम इसी तरह हम बात करते हैं कि θ1 से यदि हमें θ2 एंगल तक मूव कराना है तो कितना वर्क करना होगा। तो इस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, तो हम लोगों को पता है, तो आएगा हमारा क्या, W इज इक्वल टू θ1 से हम कहाँ लेके जा रहे हैं उसको, θ2 एंगल तक उसको मूव करा रहे हैं, तो आ जाएगा हमारा टाउ डी थीटा। हम लोगों को टाउ का वैल्यू पता है, टाउ का वैल्यू जैसे हम लोगों ने इससे पहले निकाला था कि जो रिस्टोरिंग फोर्स होता है वो कितना होता है, तो इसको यहाँ साइड में लिख देते हैं हम। टाउ का वैल्यू होता है हमारा पी साइन थीटा। तो इस वैल्यू को हम यहाँ रख सकते हैं, तो देखिएगा क्या आएगा, W इज इक्वल टू θ1 θ2 आ जाएगा P साइन थीटा डी थीटा। P तो हमारा एक तरह से कांस्टेंट फिगर है, साइन थीटा इंटीग्रेट होगा तो क्या आएगा हमारा, माइनस कॉस थीटा। तो इस तरह से लिख देते हैं हम W माइनस कॉस थीटा, P को बाहर लिख देते हैं हम, P को हमने बाहर ले लिया इस तरह से, और इसका इंटीग्रेट होने के बाद क्या आया, माइनस कॉस थीटा, लिमिट्स ऊपर लग गई इस तरह से, θ2 θ1। अब हम लोगों को मालूम है इस थीटा की जगह यदि हम वैल्यूज को रख देते हैं, थीटा की जगह एक बार ये θ2 और ये, तो क्या आएगा हमारा, तो W इज इक्वल टू, माइनस साइन को यदि बाहर ले लें हम, माइनस P, तो क्या आएगा, कॉस θ2 माइनस कॉस θ1। इस माइनस साइन को भी हमने बाहर ले लिया। एक बार इस θ2 की जगह हमने जैसा वैल्यू पुट करते हैं, लिमिट्स रखते हैं, तो θ2 माइनस साइन आएगा, फिर इस θ1 को रखोगे तो इस तरह से आया। अब इसको हम यहाँ सॉल्व करते हैं, तो देखते हैं इसको। तो देखिएगा इसको आगे हम इस तरह से लिख सकते हैं, माइनस साइन को यदि अंदर पहुंचा देंगे तो इस तरह से लिख सकते हैं, W P को तो हम ऐसे ही रहने दें, बाहर ही रहने देते हैं P को, ठीक। यदि माइनस साइन को पहुंचाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा cos θ1, तो cos θ1 को हम आगे ऐसा लिख लेते हैं, cos θ1, ठीक। ये माइनस का हो जाएगा तो इसलिए माइनस साइन आ जाएगा हमारा, माइनस क्या आएगा, cos θ2। अब आप लोग देखिएगा हमारा फार्मूला निकल आता है, θ1 से हम θ2 एंगल मूव कराते हैं, तो W इज इक्वल टू P cos θ1 माइनस cos θ2। यदि हम ये माने कि θ1 यदि रहा हो कितना, 0 डिग्री, 0 रहा हो, ठीक, और θ2 यदि मान लीजिए रहा हो कितना, थीटा रहा हो, तो उस कंडीशन में क्या होगा, एक कंडीशन हम लेकर चलते हैं कि यदि θ1 हमारा कितना रहा हो, 0 डिग्री, और θ2 कितना रहा हो, थीटा, तो उस कंडीशन में क्या होगा, तो देखिएगा W P cos θ1 की जगह 0 आ जाएगा, तो क्या आएगा, cos θ1 का वैल्यू 0, cos 0 का वैल्यू क्या होता है हमारा, 1, तो इस तरह से इसकी जगह 1 लिख सकते हैं, क्योंकि इसकी जगह आपने 0 मार्क किया तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1। सेम इसी प्रकार θ2 की जगह थीटा लिखा तो क्या आ गया हमारा, cos थीटा। तो इस तरह से किया गया वर्क जो आया हमारा कितना, ये वर्क का फार्मूला निकल कर आता है हमारा, W इज इक्वल टू P इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। और ये आप लोग देख रहे हो कि ये किस कंडीशन में है, जब इस डाइपोल को हम 0 डिग्री से थीटा डिग्री तक मूव करा रहे हैं, ये उस कंडीशन में फार्मूला है।
जब हम 0 से थीटा डिग्री में मूव करा रहे हैं। और हमारा अगर ये इस फार्मूले की बात करोगे आप, ये ऊपर ये हमने किस कंडीशन का फार्मूला है, जब हम θ1 से θ2 तक एंगल तक मूव करा रहे थे। तो ये इन कंडीशंस के फार्मूले हैं, इनको हम लोगों को याद रखना होगा। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन ए यूनिफॉर्म फील्ड। तो यहाँ हम लोग पोटेंशियल एनर्जी निकालने वाले हैं डाइपोल का, जिसको हम लोगों ने रखा है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिकल फील्ड में। एक समान विद्युत क्षेत्र में रखकर हम लोग क्या कर रहे हैं, डाइपोल का स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी को निकालेंगे। तो सबसे पहले हमें वो सारी बातों को बताना होगा इसमें कि हमारा जो एक AB डाइपोल है, जो कि -q + q चार्जेस से मिलकर है 2l डिस्टेंस पर रखे गए थे, जिनका डाइपोल मोमेंट हमारा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो है वो क्या है, P है। उस कंडीशन में, उस फील्ड में, उस डाइपोल को रखने पर उसके ऊपर जो लगने वाला टॉर्क हमारा टाउ जो होगा वो होगा क्या, PE sin थीटा होगा। तो ये सारी बातों को हम मेंशन करेंगे, लिखेंगे और देखते हैं हम लोग पोटेंशियल एनर्जी। इस बार हम लोगों को स्थितिज ऊर्जा निकालना है डाइपोल का। तो सबसे पहले हम लोगों ने ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिकल फील्ड बना लिया और यहाँ ये +q और ये -q चार्ज से मिलकर बना हुआ हमारा डाइपोल A, और इसको नाम दे दिया B, और इसके सेंटर पॉइंट को नाम दे दिया हमने O। तो अब हम इसके बारे में फिर क्या क्या बातें करने वाले हैं, हम लोग फिर वही सारी बातें बताएंगे कि जो हमारा ये AB डाइपोल है, इसका डाइपोल मोमेंट हमारा है यदि P है, और E इंटेंसिटी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिकल फील्ड में हम लोगों ने इसको थीटा एंगल बनाकर यदि रख दिया है, तो उस कंडीशन में लगने वाला टॉर्क होगा, प्रत्यानयन बलयुग्म होगा, यदि P क्या है, इस डाइपोल का, द्विध्रुव का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है। तो हमने सबसे पहले बोला कि जो P जो है वो हमारा क्या है, डाइपोल मोमेंट है। यदि P हमारा क्या है, डाइपोल मोमेंट है, तो उस कंडीशन में हमारा टाउ क्या हो जाएगा, तो टाउ का वैल्यू निकल कर आएगा हमारा PE sin थीटा। तो ये सारी बातें हम किस तरह से बोल पा रहे हैं, हम उस कंडीशन में बोल पा रहे हैं कि जब ये डाइपोल हमारा कैसा रखा हुआ है, E इंटेंसिटी में रखा हुआ है, जो कि यूनिफॉर्म हमारी इलेक्ट्रिकल फील्ड है, E इंटेंसिटी में रखा हुआ है, और इंटेंसिटी के साथ कितना एंगल बनाते हुए रखा हुआ है, थीटा एंगल बनाते हुए रखा हुआ है। उस डाइपोल का डाइपोल मोमेंट कितना है हमारा, P। तो उस कंडीशन में हम लोग टाउ बोल सकते हैं, क्या हो सकता है हमारा, P sin थीटा। अब फिर हम वही बात करेंगे, क्योंकि हमें पोटेंशियल एनर्जी निकालना है, तो पोटेंशियल एनर्जी के लिए हमें बात करना होती है वर्क की, कि हमें वर्क कितना करना पड़ेगा। तो फिर वही हम काम करेंगे, हम डी थीटा एंगल घुमाने में किया गया कार्य की बात करते हैं सबसे पहले। तो हमारा निकल कर आएगा वर्क, द्विध्रुव को डी थीटा कोण घुमाने में किया गया कार्य। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालने वाले हैं इस बार, डी थीटा कोण घुमाने में, डाइपोल को डी थीटा एंगल घुमाते हैं तो हमें कितना वर्क करना पड़ेगा। तो लिख देते हैं हम लोग डी डब्ल्यू, वर्क का फार्मूला वही होता है W = FD। F की जगह क्या लिख देंगे हमारा, टाउ प्रत्यानयन बलयुग्म आघूर्ण, रिस्टोरिंग कपल फोर्स। तो टाउ आ जाएगा F की जगह,
डिस्प्लेसमेंट की जगह क्या आ जाएगा, इस बार डिस्प्लेसमेंट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है डी थीटा, तो आप लोग क्या लिख देंगे यहाँ इंटू डी थीटा। तो इस तरह से डी डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या आएगा हमारा टाउ इंटू डी थीटा। अब और आगे हम लोग चलेंगे इसको। अब हम बात करेंगे कि थीटा 1 से थीटा 2 डिग्री तक घुमाने में कितना वर्क होगा। जैसे इससे पहले आप लोगों ने देखा था, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको थीटा 1 से थीटा 2 कोण तक घुमाने में किया गया कार्य। हम क्या निकालने वाले हैं अब, अभी हमने छोटे से डी थीटा एंगल के लिए बात करा कि डी थीटा कोण घुमाने में कितना कार्य होगा, वर्क होगा, तो हमने निकाला डी डब्ल्यू इज इक्वल टू टाउ इंटू डी थीटा। अब हम लोग बात करने वाले हैं थीटा 1 से थीटा 2 एंगल तक घुमाने में हमें कितना वर्क डन करना पड़ेगा। तो हम लोगों को क्या करना होगा, केवल इंटीग्रेट थीटा 1 टू थीटा 2 और आएगा आपका टाउ डी थीटा। हम लोग एक काम ये कर सकते हैं, जो टाउ का जो वैल्यू है वो हम यहाँ पुट कर सकते हैं। तो क्या आ सकता है, पी साइन थीटा। तो लिख देते हैं कुछ इस प्रकार से, डब्लू थीटा 1 थीटा 2, टाउ की जगह आ गया हमारा पी साइन थीटा डी थीटा। हम लोगों को इंटीग्रेट करना पता है, पी कांस्टेंट फिगर है, केवल साइन थीटा को इंटीग्रेट करना होगा। तो हमारा इंटीग्रेशन के बाद क्या आएगा, तो देखिएगा पी, जब इंटीग्रेट करोगे साइन थीटा को तो हमारा आ जाएगा माइनस कॉस थीटा, और लिमिट्स लग जाएंगी थीटा 2 थीटा 1। इसको थोड़ा सा हम जो लिमिट्स इनको पुट करते हैं तो क्या आएगा हमारा डब्लू पी, माइनस साइन को बाहर ले लिया, इस माइनस साइन को हमने बाहर ले लिया, तो क्या आ जाएगा कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, माइनस साइन को यदि अंदर पहुंचा दें तो इस तरह से लिखा जा सकता है, डब्लू माइनस साइन को हमने अंदर पहुंचा दिया तो क्या आ गया पी, ये प्लस का हो जाएगा तो उसको हम आगे लिख देते हैं कॉस थीटा 1, ये माइनस का हो जाएगा हमारा, तो इस तरह से लिख दिया हमने कॉस थीटा 2। तो इस तरह से हम लोगों ने थीटा 1 से थीटा 2 एंगल तक यदि हम उसको मूव कराते हैं डाइपोल को, तो हमारा वर्क कितना हो गया, डब्ल्यू इक्वल टू पी कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। आप लोगों को ध्यान होगा कि जब भी हम लोगों ने पोटेंशियल एनर्जी निकाला तो वो वर्क डन के बराबर होता था। अच्छा, इसमें एक और एक चीज़ हमें ध्यान रखना होगा, जब भी हम पोटेंशियल एनर्जी निकाला करते थे उस कंडीशन में हमारा उसको हम ये मानते थे कि इनफाइनाइट से हम जहाँ पर हम अनंत दूरी पर, इनफाइनाइट डिस्टेंस पर हम लोग मानते हैं किसी भी सिस्टम का, किसी निकाय का जो पोटेंशियल एनर्जी होता है वो क्या होता है हमारा ज़ीरो होता है। जब हम उससे लेकर आते हैं उसका लगातार हमारा पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, लगातार हमारा बढ़ता चला जाता है। तो हम लोग कहाँ से लेकर आते हैं किसी निकाय को, सिस्टम को, इनफाइनाइट से लेकर आते हैं, क्योंकि वहाँ पर हमारा जो पोटेंशियल एनर्जी होता है वो क्या होता है, ज़ीरो होता है। तो यहाँ पर भी कुछ इसी प्रकार से हम काम करेंगे। तो जिस तरह से हमने अभी आपको बताया कि हम जब भी किसी सिस्टम का मानते हैं कि इनफाइनाइट डिस्टेंस पर जो पोटेंशियल एनर्जी होता है वो क्या होता है हमारा ज़ीरो होता है, और उस ज़ीरो कंडीशन से हम आगे तक जब हम यहाँ लेकर आते हैं तो हमें जो वर्क डन करना पड़ता है वही पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर होता है। तो जब हम डाइपोल को लेकर बात करते हैं तो डाइपोल का पोटेंशियल एनर्जी कब ज़ीरो होगा, तो उस स्थिति को हम लोग देखते हैं, ज़रा समझना होगा हमें। डाइपोल का जो पोटेंशियल एनर्जी है, हम लोगों को यदि आप बात करते हो कि यदि एक डाइपोल है, इसको समझिएगा आप, ये हमारा डाइपोल है जो कि प्लस क्यू और माइनस क्यू चार्जेस से मिलकर बना हुआ है। हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल है जो कि हमारा माइनस क्यू और प्लस क्यू चार्जेस से मिलकर बना हुआ है। यदि हम ये माने कि इस प्लस क्यू चार्ज को और यहाँ ये माइनस क्यू चार्ज, इनको हमने कहाँ से लेकर आए थे, इनफाइनाइट डिस्टेंस से हम इनको लेकर आए थे, तो उस कंडीशन में क्या होगा, इनफाइनाइट से यदि आप लेकर आए थे तो प्लस क्यू का पोटेंशियल एनर्जी निकलेगा
जो भी पोटेंशियल एनर्जी निकलेगा। ठीक, सेम इसी प्रकार आप इनफाइनाइट डिस्टेंस इस माइनस क्यू को भी लेकर आए हो, तो इस कंडीशन में जो पोटेंशियल एनर्जी निकलेगा प्लस क्यू और माइनस क्यू का, वो किस प्रकार से निकलना चाहिए आप देखिएगा। प्लस क्यू का पोटेंशियल एनर्जी और माइनस क्यू की पोटेंशियल एनर्जी में कुछ तो डिफरेंस होगा, भले इनका क्यों ना मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी जो निकलेगा, आपका स्थितिज ऊर्जा जो निकलेगा, उसमें कुछ तो डिफरेंस होगा जब इनको हम इनफाइनाइट से लेकर आ रहे हैं, अनंत दूरी से जब लेकर आएंगे, इस तरह एक निकाय के रूप में बनाएंगे, तो इनका कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी तो होगा। वो इसलिए होगा क्योंकि ये डिस्टेंस कुछ ना कुछ तो इसका वैल्यू रहेगा। ये जो डिस्टेंस है, इस माइनस क्यू के लिए हमें कुछ डिस्टेंस अधिक तय करना पड़ रहा है, तो ऐसी कंडीशन में कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी तो सिस्टम का रहेगा। तो यदि हम डाइपोल को इस स्थिति में रखा हुआ मानते हैं, ठीक, तो पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो नहीं मानी जा सकती है, कुछ ना कुछ उसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी। लेकिन आप इस डाइपोल को यदि आप ऐसा रखा हुआ मान लो, इस कंडीशन में ये प्लस क्यू और ये मान लीजिए माइनस क्यू, अब आप इनफाइनाइट से इस प्लस क्यू को लेकर आएंगे तो जो सेम वर्क करना पड़ेगा, माइनस क्यू को भी लेकर आएंगे तो सेम वर्क करना पड़ेगा। इस कंडीशन में जो पोटेंशियल एनर्जी हमारी सिस्टम की निकलेगी वो क्या निकलेगी, ज़ीरो। तो यदि पोटेंशियल एनर्जी इस कंडीशन में हमारी ज़ीरो है, ठीक है ना, तो इसके बाद हम आगे तक का निकाल सकते हैं कि θ1 θ2 जिस भी एंगल तक हमें मूव कराना है तो पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, इस डाइपोल को परपेंडिकुलर रूप में रखा हुआ मानते हैं। जब पोटेंशियल एनर्जी को निकालते हैं तो हमारा एक स्टैंडर्ड पोजीशन लेते हैं कि इस स्थिति में, उसको मानक स्थिति बोलते हैं। मानक स्थिति किस प्रकार का लेते हैं, ये डाइपोल को हम जस्ट परपेंडिकुलर रूप में लेते हैं, मतलब फील्ड में जस्ट ऐसा रखा हुआ है ये, ठीक है ना। थीटा हमारा कितना है, 90 डिग्री का एंगल बना के रखा हुआ है। तो इस स्थिति को लेने का कारण क्या था, ये हमने आपको बताया अभी। तो इसके पीछे कारण आपको ये बात समझ में आ रही होगी कि यदि ये डाइपोल को यदि हम परपेंडिकुलर रूप में ऐसा रखेंगे तो वो प्लस क्यू और माइनस क्यू की जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और फाइनली पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, हमारा ज़ीरो हो जाएगा। अब चूंकि पोटेंशियल एनर्जी वहाँ पे 90 डिग्री पर ज़ीरो है, फिर आप उसको कितना भी डिग्री के एंगल पे घुमाते हो तो उसके आगे आप कैलकुलेट कर सकते हो, पोटेंशियल एनर्जी लगातार वो इंक्रीज़ होगा। तो इस तरह से हम लोगों ने माना है कि जो हमारी मानक स्थिति होती है, इसमें स्टैंडर्ड पोजीशन होती है, उसमें हम लोग थीटा को क्या मानते हैं, θ1 को हम 90 डिग्री लेते हैं। ये हमें ध्यान रखना होगा। हम पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए θ1 को क्या लेते हुए क्या मानते हैं, 90 डिग्री। मानक स्थिति जिसको बोलते हैं हम लोग, स्टैंडर्ड पोजीशन हम लोग जो θ1 लेते हैं वो 90 डिग्री क्यों लेते हैं वो भी हमने एक्सप्लेन किया था आप लोगों को, क्योंकि उस समय डाइपोल का जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वो क्या होगा, हमारा ज़ीरो होगा, शून्य होगा। तो θ1 पर हमारा जो पोटेंशियल एनर्जी हो गया वो क्या हो गया, θ1 यानी 90 डिग्री पर पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, ज़ीरो होगा। अब हम वैल्यूज़ को पुट करते हैं तो देखिएगा W P cos θ1 की जगह हम लोग क्या मार्क करते हैं, 90 डिग्री माइनस थीटा। अब कहाँ जो θ2 है वो क्या ले लेते हैं हम, मान लीजिए थीटा एंगल। हम ये मानते हैं कि 90 डिग्री पोजीशन से हम कहाँ मूव करा रहे हैं, थीटा एंगल मूव करा रहे हैं, तो हमारा क्या आ जाएगा, cos थीटा। अब आप लोग देखिएगा इसका वैल्यू क्या होगा, हमारा ज़ीरो, और आ गया क्या आपका cos थीटा। cos 90 का वैल्यू क्या हो गया, ज़ीरो, और यहाँ क्या बचा, माइनस cos थीटा। तो हमारा W क्या आ जाएगा, माइनस P cos थीटा। जो किया गया कार्य है, जो किया गया, जो हमारी जो वर्क डन है, यही तो हमारा पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है। तो इस तरह से आप इसको U के बराबर बोल दोगे, यानी पोटेंशियल एनर्जी के बराबर बोल सकते हो। तो यहीं हमने इसको U के रूप में ऐसा मार्क कर दिया। तो ये हमारा जो फार्मूला निकल कर आता है, ये पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला है, माइनस PE cos थीटा। ये किस कंडीशन में निकाला आप लोगों ने, जब इसको आप मानक स्थिति से, स्टैंडर्ड पोजीशन से, जो कि कितना था हमारा, थीटा का जो वैल्यू था, आपने θ1 का जो वैल्यू था वो 90 डिग्री लिया था। उस कंडीशन में हमने देखा जब मानक स्थिति में होता है डाइपोल, स्टैंडर्ड पोजीशन में होता है, उससे यदि थीटा एंगल मूव कराते हो तो हमारा
पोटेंशियल एनर्जी कितना निकलता है, माइनस पी कॉस थीटा। और जब बात की जाएगी आप लोगों से कि θ1 से हम θ2 एंगल मूव कराते हैं तब पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, तब तो हमारा यही होगा W = P cos θ1 माइनस cos θ2।